गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल केमिस्ट्री का आयनिक इक्विलिब्रियम और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसके पीवाईक्यूज पर चर्चा करी थी। आज हम इस पीवाईक्यू सीरीज में एक नई यूनिट लेके आए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। तो इस वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज पे चर्चा करेंगे, प्लस उसके जरिए जो कंसेप्ट हम सीखेंगे उस पर चर्चा करेंगे। शुरू करें? ठीक। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, रासायनिक साम्य, वो कौन सी रिएक्शंस पर अप्लाई होता है। तो देखो, ब्रॉडली हम रिएक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इरिवर्सिबल, कौन सी रिएक्शन जो सिंगल डायरेक्शन में जाएगी। दूसरी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, जो दोनों डायरेक्शन में, दोनों का मतलब अग्र अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस में जाएंगी। तो रासायनिक साम्य की घटना यानी केमिकल इक्विलिब्रियम केवल और केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में ही सेटअप होता है, वहीं अप्लाई होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी रासायनिक साम्य की घटना नहीं घटती है। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखो, ए प्लस बी, इधर है सी प्लस डी। तो क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में जो डबल हेडेड एरो है ना बेटा, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे डबल हेडेड एरो से शो की जाती है। ये शो करता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी इसमें रासायनिक साम्य स्थापित होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन दे रखी है कि कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी ने 2C प्लस डी दिया, डेल्टा एच इसका पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये जो डेल्टा एच है ना, ये अभिक्रिया की ऊष्मा यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करता है। जिस भी रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये थर्मोडायनेमिक साइन है जो ये बताता है कि रिएक्शन ऊष्मा शोषी है, एंडोथर्मिक है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता तो बताता एक्सोथर्मिक है, ऊष्मा शेपी है। दोनों रिएक्शन में क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब ऊष्मा शोषी, यानी इस रिएक्शन को हीट चाहिए। यानी अगर मैं इस रिएक्शन को ऊष्मा दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, यानी अग्र दिशा में जाएगी। गेट इट? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस रिएक्शन में सी और डी की लब्धि कैसे बढ़ाई जा सकती है। यील्ड ऑफ सी एंड डी कैन बी इंक्रीज्ड बाय। सी और डी बढ़ाने का मतलब मुझे अग्र दिशा में रिएक्शन लेके जानी है। तो मैं क्या करूं? टेम्परेचर बढ़ाऊं, क्योंकि डेल्टा एच कैसा? पॉजिटिव, ऊष्मा शोषी, इसको ऊष्मा चाहिए। तापमान बढ़ा के दूंगा तो ऊष्मा बढ़ जाएगी, और यही कारण है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। टेम्परेचर तो मुझे क्या करना चाहिए? इसके अंदर बढ़ाना चाहिए। पहला, ये ला शातेलिए के नियम का कंसेप्ट है। ला शातेलिए के नियम का क्या कहता है कि क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में जहां रासायनिक साम्य की स्थापना हो गई है, अगर आप साम्य की अवस्था में सांद्रता, ताप या दाब में कोई परिवर्तन करोगे तो अभिक्रिया अपने आप को उस दिशा में लेके जाएगी, वो उस दिशा में जाएगी जहां किए गए परिवर्तन का प्रभाव शून्य हो जाए, यानी कि वो किया गया परिवर्तन नगण्य हो जाए। तो अगर मुझे सी और डी की लब्धि बढ़ानी है तो टेम्परेचर तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब प्रेशर पे बात करें। प्रेशर निकालते हैं हम डेल्टा एन से। डेल्टा एन क्या है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 और 1 3, जबकि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में कितने? 1 और 1 2, तो कितना आया? 1। तो यहां याद रखना कि ला शैतेली नियम क्या कहता है, जहां मोल की संख्या कम हो, यानी डेल्टा एन अगर नेगेटिव हो, तब तो आप प्रेशर बढ़ाओ अग्र अभिक्रिया के लिए, और डेल्टा एन अगर आपके पास पॉजिटिव है, प्रेशर घटाओ। तो यहां पर ये प्लस का 1 आया, इसका मतलब मुझे अग्र दिशा में जाने के लिए प्रेशर को क्या करना चाहिए? करना चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन हो गए, टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा। पहला ऑप्शन टेम्परेचर बढ़ेगा, ये तो करेक्ट है। आगे चेक कर लेते हैं। प्रेशर बढ़ाएगा, गलत, प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। टेम्परेचर प्रेशर दोनों घटेंगे, नहीं, टेम्परेचर घटना नहीं चाहिए। दाब बढ़ेगा, नहीं, इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही है, टेम्परेचर को बढ़ा दो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। क्लियर हो गई चीज? टेम्परेचर इस रिएक्शन में बढ़ना चाहिए
और प्रेशर इस रिएक्शन के अंदर घटना चाहिए, तब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जी। एक रिएक्शन दे रखी है आपको और इस रिएक्शन में केपी और केसी का रिलेशन पूछा है। तो केपी और केसी क्या है कि ये सामने स्थिरांक होते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, इसने दिया सी प्लस डी, तो मैं जब के निकालूंगा ना तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि ये जो साम्य स्थिरांक मैं निकालूंगा, जब साम्य स्थापित हो जाएगा, इसको मैं दो से शो कर सकता हूं, केपी और केसी। केसी कब काम में लेते हैं? जब सांद्रताएं दी गई हो, कंसंट्रेशन गिवन, यानी इस इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन अगर दे रखी हो कि इक्विलिब्रियम पे अमोनिया की कंसंट्रेशन इतनी, हाइड्रोजन कितनी, नाइट्रोजन कितनी, तो कैसे निकालता हूं। गैसीय अभिक्रियाओं में जब प्रेशर दे रखा हो तब केपी निकालते हैं। तो रिलेशन है केपी और केसी का, तो केपी आता है केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। और ये डेल्टा एन क्या है बेटा? डेल्टा एन जी है। ये क्या है? मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। इसमें गैस इंपॉर्टेंट है, गैस नहीं हो तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, बात नहीं करेंगे। हमें गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट चाहिए। माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, उत्पाद के गैस, जो गैस उत्पाद है उनके मोल, माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल की संख्या। तो यहां देखो Kp इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर, यहां देखो उत्पाद में मोल कितने? दो। गैस है, हाँ तो दो है। गैस है तीन और एक चार, तो डेल्टा एन जी कितना आया? उत्पाद माइनस क्रियाकारक में चार, माइनस का दो, तो -2। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन लगा दूंगा, Kp इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर -2। क्लियर हो गई? ये जो डेल्टा एन जी है क्या होता है? गैसियस प्रोडक्ट की संख्या माइनस गैसियस रिएक्टेंट की संख्या। चले आगे, अगले पे आ जाइए। कोई विषमांगीय अभिक्रिया दे रखी है और उसमें केपी और केसी के बीच में रिलेशन पूछा है। अभी अभी मुझे पता पड़ा कि केपी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। इस क्वेश्चन की जान यही है कि इसमें आपको सॉलिड भी दे रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जैसा मैंने बताया कि जो डेल्टा एन जी है वो केवल गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट की बात करता है। हाँ बेटा, तो यहां देखो उत्पाद में गैस कौन है भाई? तो इसके मोल हो गए दो, और क्रियाकारक में गैस कौन है? दो, उसके भी मोल है दो। तो डेल्टा एन जी कैसे निकालूंगा? 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। तो केपी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर 0। तो क्या मैं सेकंड ऑप्शन लगा दूं? क्लियर है चीज? आगे चलिए जी। तो रिएक्शन दी है, वापस वही केपी और केसी के बीच में रिलेशन है, वही डेल्टा एन जी निकालने अपन। तो डेल्टा एन देखो, प्रोडक्ट कितने हो गए? दो। गैस है ना बेटा, तो दो माइनस रिएक्टेंट, देखो ये भी गैस ये भी गैस, दो और एक तीन, तो ये हो गया -1। तो हम रिलेशन बनाएंगे केपी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर -1। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो जिसकी पावर -1 है उसको मैं 1 में ले आऊं। बायोलॉजी वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, केपी इज इक्वल्स टू के सी ऑन आर टी। ये कैसे लिखा? -1। माइनस का मतलब समझो, माइनस का मतलब है कि ये नहीं रह के नीचे आएगा, मैंने इसको नीचे लिख दिया। अगर ये -2 होता तो केपी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर, मतलब नीचे आर केसी डिवाइड बाय आर टी की पावर 2, -3 होता केसी डिवाइड बाय आर टी की पावर 3। समझ रहे? तो यहां पर हम देखो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है? सेकेंड ऑप्शन, केपी इज इक्वल्स टू केसी डिवाइड बाय आर टी। क्लियर है? आगे चले, आगे आ जाइए जी। एक क्वेश्चन में अब आपको केपी पूछा है, केसी दे रखा है। तो अभी तक तो अपन फॉर्मूला बना रहे थे, हमने फॉर्मूला बनाया केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अभी कह रहा है इस फॉर्मूले में रख के आंसर निकालो।
ठीक है। केसी आपको कितना दे रखा है बेटा, कोई गैसीय रिएक्शन, ये सब गैस है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस है ना, क्योंकि इसने लिख रखा है गैसीय रिएक्शन। केसी दे रखा है 24.6, आर की वैल्यू है 0.082, 0.082 टेम्परेचर। तो यहां देखते हैं हम कि क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट है एक, इस बी ए के आगे कुछ नहीं है ना बेटा, तो डेल्टा एन जी अगर मैं निकालूं तो प्रोडक्ट आ गया 1 माइनस रिएक्टेंट देखो एक और एक दो, तो ये क्या आ गया माइनस का एक। हाँ, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे माइनस का 1। अभी अभी हमने देखा -1 का मतलब नीचे ले आऊं, तो मैं लिखूंगा Kp इज इक्वल्स टू 24.6 डिवाइड बाय 0.082 इंटू 300। तो इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आया 24.6 डिवाइड बाय 300 का तो एक दो, 8.2 इंटू 3, ये आ गया 24.6 डिवाइड बाय 24.6, तो ये आपस में कट गया, उठने के बाद कितना आंसर आ गया 1। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आगे चलिए जी। हाँ, अब ये क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे, इस रिएक्शन में आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखा है, सॉरी इक्विलिब्रियम पर आपको ये बता रखा है कि सब आपको x मोल पर लीटर हाइड्रोजन यूज हो गई, तो आपको इसमें कैसे पूछा है, रिएक्शन लिखो, देखो हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, इसने दिया CO गैस, कह रहा है इनिशियल आप 1 मोल पर लीटर, ये जब टाइम 0 था, इनिशियल का मतलब रिएक्शन शुरू हुई थी, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, ये भी 1 मोल पर लीटर, ये भी 1 मोल पर लीटर, कंसेंट्रेशन अपन मोल पर लीटर में ले रहे, दोनों 1 मोल पर लीटर में थे और ये कुछ भी नहीं था, कह रहे सामने पर x मोल पर लीटर हाइड्रोजन यूज हो गई। इसमें कंसेप्ट समझो बेटा, ये जो इसके आगे लिखा हुआ है ना, ये है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक, इसके आगे कुछ नहीं है एक, इसके आगे कुछ नहीं है, हो सकता है यहां दो होता तो अलग चीज होती। ये कह रहा है x मोल पर लीटर हाइड्रोजन प्रयुक्त हो गई, यूज हो गई, बची कितनी सामने पर, सामने पर बची कितनी 1 माइनस एक्स, टोटल शुरुआत में थी एक, x काम में आ गई तो बची 1 माइनस एक्स, इसमें भी टोटल थी 1, काम में आ गई x। सर आपको कैसे पता है इसमें x काम में आई, इसने तो केवल हाइड्रोजन के लिए लिखा है, तो यहां देखो हाइड्रोजन भी एक मोल है बेटा और CO2 भी एक मोल है, तो जितनी ये काम में आती है उतनी ये काम में आएगी, यही पॉइंट है। अगर मान लो यहाँ 2CO2 होता तो यहां अगर x मोल काम में आता तो यहाँ 2x काम में आता, तो 1 माइनस 2x लिखता, समझ पा रहे, और यहां पर भी 1 है, तो जितनी काम में आई उतनी यहां बन गई, तो यहां पर आ गया x। अगर यहाँ 3CO होता तो मैं 3x लिखता। बस यही इस क्वेश्चन की जान है कि हमें क्या करना है, देखना है कितनी काम में आई है, तो वो स्टोइकियोमेट्री से होता है, जितने आपके पास मोल होते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल CO2, 1 मोल CO, सारे x x x, इसमें x काम में आ गई तो बची 1 माइनस एक्स, इसमें बची 1 माइनस एक्स, इसमें बची x। अब केसी का फॉर्मूला निकाल लो, केसी क्या कहेगा, उत्पाद की सांद्रता CO डिवाइड बाय क्रियाकारक कौन है, हाइड्रोजन और CO2 की सांद्रता। केसी का फॉर्मूला क्या होता है, सामने स्थिरांक केसी या केपी दोनों में, उत्पाद डिवाइड बाय क्रियाकारक, अगर केसी है तो सांद्रता के बारे में बात कर लो, अगर केपी है तो गैस के प्रेशर के बारे में बात कर लो, आंशिक दाब के बारे में। तो यहां देखो सीओ की कंसेंट्रेशन कितनी है x, अच्छा मैंने क्वेश्चन में ये लिखा ना, सीओ के साथ वाटर नहीं लिखा मैंने, आई एम सॉरी। अब यहां देखो वाटर भी है, तो शुरुआत में ये 0 था, सामने पर ये भी कितना बनेगा x, तो यहां पर सीओ के साथ और कौन आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, तो सामने पर सीओ की कंसेंट्रेशन x इंटू वाटर की कंसेंट्रेशन x डिवाइड बाय हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन 1 माइनस एक्स, और इसमें भी 1 माइनस एक्स, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर कर दें डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का फुल स्क्वायर करें, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन में इसमें टिक लगा दूंगा। क्लियर, तो दोबारा से देखो, पहले आप रिएक्शन लिखो, शुरुआत में जो दे रखा है उसने कहा 1 मोल पर लीटर, ये भी 1 ये भी 1, इसको 0 0, अब ये कह रहा है इसका x मोल प्रयुक्त हो जाती है, तो जितने मोल प्रयुक्त हो गए उसको टोटल में से घटा दो, तो ये आ जाएगा सामने पर कितनी शेष है, तो हमने इसको कर दिया इतना शेष है, यहां पर भी 1 माइनस एक्स, क्योंकि सबके मोल बराबर हैं, तो अगर ये x मोल प्रयुक्त होती है तो ये भी x मोल ही बनेगा, ये भी x मोल ही बनेगा, तो हमने x x लिखा। और अब अपन कैसे निकालते हैं साम्य स्थिरांक, उत्पाद की सांद्रता डिवाइड बाय क्रियाकारक की सांद्रता,
तो यहां पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चले आगे, अगले पे आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या कर रखा है कि आपको इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन दे रखी है। अभी तक तो अपन फॉर्मूला रख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कह रहा है मैंने एक्स की वैल्यू दे दी, तो उस फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू रख दो। ठीक है, पहले अपन फॉर्मूला बनाएंगे फिर उसमें वैल्यू लिखेंगे। देखो N2 प्लस O2, केसी कैसे निकालूं? केसी आएगा NO की पावर का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 और O2 की कंसंट्रेशन। यहां कंसेप्ट समझो, जो भी ये स्टोइकियोमेट्री गुणांक होता है ना बेटा, ये केसी या केपी लिखते समय कहां चला जाता है? पावर में। तो ये तो फॉर्मूला मुझे पता है, उत्पाद डिवाइड बाय क्रिया कारक। लेकिन अगर कहीं स्टोइकियोमेट्री गुणांक लिखा हुआ हो तो कहां चला जाएगा? पावर में। तो यहां देखो NO की सांद्रता का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 की सांद्रता। यहां स्क्वायर क्यों नहीं किया? क्योंकि एक ही N2 है। यहां स्क्वायर क्यों नहीं किया? क्योंकि एक ही O2 है। क्लियर? तो अब देखो NO की सांद्रता दे रखी है 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, स्क्वायर इसको दो बार लिख दो, 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 होगा स्क्वायर। N2 कितना दे रखा है? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और O2 भी कितना दे रखा है? 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो सारी 10 की पावर माइनस 3 से तो ये उड़ा दो। क्लियर? और ये आ गया था तुम्हारा 2.2, तो लगभग आएगा 0.6। तो ये इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0.622 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन है सिंपल सी, जो आप करेंगे तो हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूला बनाना। तो फॉर्मूले में क्या सिखाया? केपी हो या केसी हो, आएगा कैसे? पहले उत्पाद लिखो। केसी में तो उत्पाद की सांद्रता डिवाइड बाय क्रियाकारक की सांद्रता। केपी होता तो उत्पाद के लिए आंशिक दाब डिवाइड बाय क्रियाकारक का आंशिक दाब, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अब आपने फॉर्मूला बना लिया, तो उसने उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कहां लगाना है? जहां भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा हो पावर में ले जाओ। उत्पाद में दे रखा तो उत्पाद की पावर में, अगर ये रिएक्टेंट में दे रखा होता तो रिएक्टेंट की पावर में ले आता। क्लियर? और फिर मैंने जो कंसेंट्रेशन इसने यहां दे रखी है उसकी वैल्यू रख दी, आंसर निकल लिया। चलो आगे आ जाओ जी। ये भी लास्ट एचएलई का क्वेश्चन है कि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम ऐसा सेट कर दिया जिसमें NO2 ब्राउन कलर का था, क्रियाकारक ब्राउन कलर का, और यहां से देखो उत्पाद जो है वो कैसा है? कलरलेस है। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप पकड़ो, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है बेटा? नेगेटिव। तो रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है, रिएक्शन में पहले से ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या करें? हम घटाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कम कर दें अगर हम इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो। चलो एक एक करके बात करते हैं। और प्रेशर पे बात करें अपन, तो जैसे फर्स्ट, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर डिक्रीजेस। देखो टेम्परेचर कम करूंगा तो रिएक्शन अग्र दिशा में जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना बेटा, टेम्परेचर कम करने से अग्र दिशा में जाएगी। तो ताप घटाने पर अग्र दिशा में अगर जाएगा तो रंगहीन बढ़ता जाएगा, भूरे रंग की सांद्रता कम होती जाएगी। तो बिल्कुल सही है, भूरे रंग की तीव्रता घटती है। तो हम लिखेंगे ऑन इन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर डिक्रीजेस, ये करेक्ट है पहला। दूसरा जाओ, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। पहले यहां देखो प्रेशर के लिए डेल्टा एन निकालू मैं, तो डेल्टा एन कैसे निकालूंगा? प्रोडक्ट तो है एक और क्रिया कारक है दो, तो कितना आएगा? माइनस का एक, यानी नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाओ तब आगे जाएगी। देखो जरा, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मोर N2O4 विल बी फॉर्म। बिल्कुल सही, दाब बढ़ाने पर ज्यादा N2O4 बनेगा। प्रेशर बढ़ाने से अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल कम हो, यानी बढ़ने की संभावना हो। तो यहां डेल्टा एन नेगेटिव आ गया, तो प्रेशर बढ़ाने से अग्र दिशा में जाएगी। तो यहां देखो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मोर N2O4 गैस, क्योंकि यहां मोल कम है तो प्रेशर बढ़ाओ, तेजी से उस दिशा में जाएगी जहां मोल की संख्या कम है। तीसरा आ जाओ, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे ही इसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो घटेगी। इस कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ध्यान से सुनना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर आप,
तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। गेटिंग माय पॉइंट? आगे आइए। तो इसका मतलब ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। आगे आ जाओ जी। ये कह रहा है 1 लीटर क्षमता वाले बंद पात्र में 1 मोल PCl5 को गर्म किया जाता है। जब भी बंद पात्र है इसका मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो हम PCl5 गैस, इसको हमने PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में तोड़ लिया। मान लिया कि शुरुआत में ये था आपके पास, जब T बराबर 0 था, मान लीजिए ये 100 था मोल पर लीटर, इसकी सांद्रता 100 मोल पर लीटर थी, मान लेते हैं। हाँ, ये कुछ भी नहीं था। 100 मान के कर लो, 1 मान के कर लो, कोई फर्क नहीं है। सामने पर ये कह रहा है 20% PCl5 वियोजित नहीं होता है। क्वेश्चन को तसल्ली से सुनना, 20% PCl5 वियोजित नहीं होता है, इसका मतलब 80% वियोजित हो गया। दोबारा सुनो, 20% ऑफ PCl5 इज नॉट डिसोसिएटेड, तो बताना पड़ेगा ना डिसोसिएट कितना हुआ, 80% डिसोसिएट हुआ। समझ गए? तो यहां पर देखो सामने पर 80% डिसोसिएट हो गया, बचा कितना 20%, तो ये बचेगा 20। चाहे इसको ऐसे लिख लो 100 माइनस 80, तो बचा कितना 20। चाहे क्वेश्चन में खुद कह रहा है 20 ना, तो अब देखो कि 20% ये वियोजित नहीं होता है, 80% वियोजित हो गया, तो जितना ये वियोजित होगा उतना ये बनेंगे, जो भी 80 बनेगा ये भी 80 बनेगा। जितना क्रियाकारक घटेगा उतना ही उत्पाद बनेगा, क्योंकि मोल सेम है। अगर इधर 2 होता तो मैं 2 इंटू 80 लिखता, जो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से लिखूंगा। तो यहां पर आप देखो कैसे बात करेंगे इसका, कि अब मुझे केसी का फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालूं? PCl3 की सांद्रता इंटू Cl2 की सांद्रता, उत्पाद डिवाइड बाय क्रियाकारक PCl5 की सांद्रता। तो लिखूंगा 80 इंटू 80 डिवाइड बाय 20। देखो ना यहां पर आप कि प्रोडक्ट कितना है 80 इंटू 80 और रिएक्टेंट कितना है 20, क्योंकि 100 में से वो 20% वियोजित नहीं होता, यानी 80 वियोजित हो गया, बचा कितना 20, काट दो 16। ठीक, तो इसका मतलब कितना आया, 2 से ये काटा 4 बार, तो ये आया 320। इसका मतलब जब मैं इसको परसेंटेज की जगह 100 निकाल के रखूंगा, ये तो परसेंटेज है ना, इसकी जगह अपन 100 निकाल के रख लें, तो 100 निकाल के रखे में तो कितना आएगा, डिवाइड बाय 100 3.2, तो ये आएगा फोर्थ ऑप्शन। चाहे एक मान के कर लो, एक मान के कर लो तो आपको नीचे 100 का डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, सीधे यही कर लोगे। ये 1 हुआ, ये 0 0 था, फिर यहां पर रहा 20%, 1 का 20% होता है 0.2, ये हुआ 0.8, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। क्लियर है? आगे चलो। तो ये रहे आपके रासायनिक साम्य के क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं फिजिकल में, इंपॉर्टेंट है कि तसल्ली से कंसेप्ट को दोहराते जाओ और उसके क्वेश्चन लगाते जाओ, पैनिक नहीं होना है। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही तो जीत का आधार बनते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में गलती होने की संभावना नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला लगाना आता है तो आप इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक खूब जम के मेहनत करो, सफलता दूर नहीं है। गॉड ब्लेस यू।